नमस्ते और ड्रॉन एंड रीड्रॉन द मेकिंग ऑफ इंडियाज इंटरनल बाउंड्रीज इस पॉडकास्ट में आपका फिर से स्वागत है। ये पॉडकास्ट इंडिया स्टेट स्टोरी प्रकल्प का हिस्सा है। ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो भारत की राजनीतिक और प्रशासनिक सीमाओं के विकास का अध्ययन करता है। इसे पुणे स्थित फ्लेम विश्वविद्यालय अंतर्गत सेंटर फॉर लेजिस्लेटिव एजुकेशन एंड रिसर्च के द्वारा चलाया जाता है। पिछली मालिका में हमने विभिन्न रियासतों के भारत में विलय की कहानियां सुनी। अब हम तीसरी और अंतिम मालिका की ओर बढ़ते हैं। इसमें हम जानेंगे कि विलय के बाद क्या देश पर क्या प्रभाव पड़ा और कौन सी चुनौतियां आईं। राजनीतिक एकीकरण तो बस पहला कदम था। इस नई कड़ी में हम अगले चरण यानी भारत के नव संयुक्त राज्यों में प्रशासनिक ढांचे के विशाल कार्य पर एक नजर डालेंगे। अविकसित क्षेत्रों में जिलों के गठन से लेकर व्यापक रूप से भिन्न कानूनी और राजस्व प्रणालियों में एकरूपता लाने तक चुनौतियां अपार थी। आइए जानें कि इस अवधि के दौरान भारत ने एक विखंडित क्षेत्र को एक एकीकृत प्रशासनिक ढांचे में कैसे ढाला। ये एपिसोड हमारी इंडिया स्टेट स्टोरीज की टीम ने लिखे आर्टिकल पर आधारित हैं। इस आर्टिकल को गूगल के नोटबुक LM की मदद से ऑडियो बातचीत में बदला गया है। आप शो नोट्स में संबंधित आर्टिकल की लिंक पा सकते हैं। तो पिछली बार हमने देखा कि कैसे वो 554 रियासतें मतलब करीब करीब 550 से ज्यादा सिमट कर सिर्फ 14 प्रशासनिक इकाइयों में बदल गईं। एक तरह से भारत का राजनीतिक नक्शा ही बदल गया। हाँ बिल्कुल। लेकिन नक्शा बदलना एक बात है और उन सब अलग अलग टुकड़ों को सच में एक साथ काम करने लायक बनाना, एक असली प्रशासनिक ढांचा खड़ा करना, वो तो शायद कहीं ज्यादा मुश्किल काम था, है ना? बिल्कुल सही कहा। चुनौती वाकई बहुत बड़ी थी क्योंकि देखिए स्थिति बहुत जटिल थी। आपको विरासत में मिली थी बहुत अलग अलग तरह की प्रशासनिक व्यवस्थाएं। हाँ। एक तरफ तो थे मैसूर, बड़ौदा, त्रावणकोर और कोचीन जैसे बड़े और कह सकते हैं प्रगतिशील राज्य। अच्छा। इनकी प्रशासनिक मशीनरी काफी अच्छी थी, मतलब ब्रिटिश भारतीय प्रांतों के बराबर या कुछ मामलों में तो उनसे बेहतर भी। उनके पास अपनी संगठित नौकरशाही थी, कायदे कानून लिखे हुए थे और विधायिकाएं भी थीं जो काम कर रही थीं। लेकिन फिर दूसरी तरफ अनगिनत छोटे छोटे राज्य थे। हाँ, वो सैकड़ों छोटे वाले। बिल्कुल। और वहां प्रशासन का तरीका अक्सर बेहद मतलब आदिम था, व्यक्तिगत था, शासक की मर्जी पर चलता था, सब कुछ अव्यवस्थित। बाप रे। सोचे कई जगह तो राजस्व या जमीन के ढंग के रिकॉर्ड तक नहीं थे। अच्छा। या अगर थे भी तो बहुत खराब हालत में। अच्छा। न्याय व्यवस्था वो भी शासक की इच्छा पर निर्भर थी, कोई तय प्रक्रिया नहीं। और लोकतांत्रिक संस्थाएं वो तो लगभग थी ही नहीं, मतलब नाम मात्र की भी नहीं। कहीं कहीं अगर विधायिका थी भी तो उसमें मनोनीत सदस्य मतलब राजा के चुने हुए लोग ज्यादा होते थे। और आखिरी फैसला तो शासक का ही होता था। अगर किसी ने जिम्मेदार सरकार की मांग की भी तो उसे सख्ती से दबा दिया जाता था। तो मतलब एक तरफ आधुनिक व्यवस्था वाले राज्य और दूसरी तरफ लगभग मध्ययुगीन सामंती व्यवस्थाएं, और इन सबको एक ही प्रशासनिक छत के नीचे लाना था। हाँ। तो लक्ष्य क्या था इस एकीकरण का? हाँ देखिए, मुख्य लक्ष्य था शासन और सुविधाओं में ये जो भारी अंतर था ना उसको कम करना। अच्छा, असमानता को दूर करना। बिल्कुल। पूरे देश में एक समान कानून व्यवस्था लागू करनी थी, एक संगठित और स्वतंत्र न्यायपालिका बनानी थी, और हाँ, एक प्रशिक्षित अनुभवी लोक सेवा मतलब सरकारी कर्मचारी स्थापित करने थे। संक्षेप में कहें तो अलग अलग रियासतों को एक आधुनिक एकीकृत राष्ट्र के प्रशासनिक अंगों में बदलना था। VP मेनन, जिनका नाम इस पूरी प्रक्रिया से जुड़ा है, उन्होंने कुछ खास कामों पर बहुत जोर दिया था। हाँ, मेनन ने। उन्होंने कहा कि बुनियादी ढांचा बनाने से लेकर व्यवस्थाओं को एक जैसा बनाने तक कई बड़े काम थे, जैसे जिले, तालुका, तहसील बनाना जहां जरूरत हो, फिर पुलिस और राजस्व के नियम एक जैसे करना, सरकारी कर्मचारियों के वेतन, उनकी सेवा शर्तें, उनको मानकीकृत करना, जो काबिल नहीं थे उन्हें हटाना। हाँ बिल्कुल। और टैक्स कानून, ऑडिट, पैसों के लेन देन के तरीके, इन सबको भी एक जैसा बनाना, ये सब काम थे। हाँ, और मेनन ने जिस बात को सबसे महत्वपूर्ण माना वो दिलचस्प है। उन्होंने कहा कि सबसे महत्वपूर्ण समस्या उन क्षेत्रों में जिला और उप जिला प्रशासन की एक उचित प्रणाली स्थापित करना थी जहां यह पहले कभी मौजूद नहीं थी। ये सुनने में शायद आज सामान्य लगे, उस वक्त बिल्कुल। जरा सोचिए, बिना जिले या तहसील जैसी बुनियादी प्रशासनिक इकाई के कोई भी सरकार जमीनी स्तर पर काम कैसे कर सकती है? लोगों तक पहुंचेगी कैसे? हाँ, मतलब ये सिर्फ नक्शे पर लाइनें खींचना नहीं था,
ये तो असल में शासन को लोगों तक पहुंचाने का इंतजाम करना था। ये जिले और तहसील बनाना इतना बुनियादी क्यों था? ये इसलिए बुनियादी था क्योंकि इसी से पूरे भारत के प्रशासनिक ढांचे में एक रूपता आती, इंटीग्रेशन आता। कई इलाकों में तो जैसा मैंने कहा ढंग के पुलिस स्टेशंस या उनके अधिकार क्षेत्र तक तय नहीं थे। अच्छा। कुछ बड़ी रियासतों में भले ही राजधानी में बड़ी अदालतें और राजस्व विभाग थे, लेकिन उनका ढांचा नीचे यानी जिले या तहसील स्तर तक फैला हुआ नहीं था। विकेंद्रीकरण नहीं था। पक सर्वे करने पड़े, नए रिकॉर्ड बनाने पड़े, क्योंकि पुराने रिकॉर्ड या तो थे ही नहीं या भरोसे लायक नहीं थे। रियासतों की जो पुरानी सामंती सीमाएं थी ना, जो अक्सर बेतरतीब और गैर तार्किक होती थी, उन्हें मिटाकर नई प्रशासनिक सीमाएं बनानी पड़े। ये अपने आप में एक बहुत बहुत भारी काम था। और फिर इन नए जिलों को चलाने के लिए काबिल अफसर भी तो चाहिए थे। बिल्कुल। उस समय आईएएस और आईपीएस तो बस बन ही रहे थे, उनकी संख्या भी काफी नहीं रही होगी। हाँ, ये एक बहुत बड़ी व्यवहारिक समस्या थी। अनुभवी अधिकारी कहाँ से लाएं? और एक और दिलचस्प चुनौती थी, जैसा मेनन बताते हैं, क्या? कि जिला या तहसील का मुख्यालय कहाँ बने। इस बात पर अक्सर स्थानीय स्तर पर काफी तनाव हो जाता था। अच्छा, लोकेशन को लेकर। हाँ, कई बार ये फैसले प्रशासनिक सुविधा देखकर नहीं बल्कि स्थानीय नेताओं की जाति या उनकी क्षेत्रीय वफादारी के दबाव में लिए जाते थे। जाहिर है इससे आगे और दिक्कतें पैदा हुई। अब उन राज्यों की बात करते हैं जो सीधे प्रांतों में मिल गए, जैसे मद्रास या यूपी में, और उनकी तुलना राज्य संघों से करते हैं जहां मामला ज्यादा पेचीदा था। हाँ, ये फर्क समझना जरूरी है। देखिए, जो राज्य मद्रास या यूपी जैसे बड़े स्थापित प्रांतों में शामिल हुए, उनका एकीकरण तुलनात्मक रूप से आसान था। क्यों? क्योंकि वो एक मजबूत, पहले से मौजूद ढांचे का हिस्सा बन गए। वहां पहले से एक प्रशासनिक व्यवस्था थी, नियम कायदे थे। ठीक है। लेकिन उड़ीसा या बॉम्बे जैसे प्रांत, जिन्होंने कई रियासतों और बड़े क्षेत्रों को अपने में मिलाया, उनकी नौकरशाही पर अचानक बहुत बोझ आ गया। हाँ, अचानक काम बढ़ गया होगा। बिल्कुल। उन्हें इन नए इलाकों का प्रशासन संभालना था, जिसके लिए वो शायद पूरी तरह तैयार नहीं थे। स्टाफ की कमी, संसाधनों की कमी, ये सब था। और अंदरूनी दिक्कतें भी तो आई होंगी, जैसे पुराने और नए अधिकारियों के बीच। हाँ, वो भी हुआ। प्रांतीय अधिकारियों और विलय हुई रियासतों से आए अधिकारियों के बीच सीनियर कौन है, किसकी पोस्टिंग कहाँ हो, इसे लेकर झगड़े हुए। और विलय हुई रियासतों के लोगों में भी एक तरह का असंतोष था कि भाई अब हमारे इलाके का प्रशासनिक महत्व कम हो गया है, सत्ता का केंद्र कहीं और चला गया है। समझ गया। लेकिन असली सरदर्द तो राज्य संघों में था, है ना? जैसे मध्य भारत, पेप्सू, राजस्थान। यहाँ इतनी ज्यादा मुश्किलें क्यों थी? हाँ, यहाँ स्थिति वाकई बहुत जटिल थी। इसकी कई वजह थीं। पहली, इन संघों को बनाने वाली जो रियासतें थीं, उनकी प्रशासनिक व्यवस्थाएं बहुत ही अलग-अलग थीं और ज्यादातर बेहद पिछड़ी हुई थीं। अच्छा। आप सोचिए, एक ही संघ में दर्जनों छोटी बड़ी रियासतें और हर एक का अपना कानून। बाप रे। कहीं ब्रिटिश भारत जैसा कानून चल रहा है तो कहीं शासक का मनमाना फरमान ही कानून है। कानूनों का एक जंगल सा था जिसे साफ करना था। ये तो सच में उलझा हुआ मामला लगता है। और दूसरी बड़ी समस्या थी इन राज्यों की भौगोलिक स्थिति। नक्शे पर देखेंगे तो पता चलेगा कि उनके इलाके अक्सर ब्रिटिश भारतीय प्रांतों या दूसरी रियासतों के बीच में बिखरे हुए थे, पैचवर्क जैसा। हाँ, मैंने देखा है वो नक्शे, टुकड़े टुकड़े में। बिल्कुल। इससे आना जाना मुश्किल, व्यापार करना मुश्किल, क्योंकि हर रियासत के अपने टैक्स या चुंगी होती थी। और कानून व्यवस्था बनाए रखना भी मुश्किल था। एक ही राज्य के एक हिस्से से दूसरे हिस्से जाने के लिए कई बार दूसरे राज्य से होकर गुजरना पड़ता था। और प्रशासन चलाने वाले लोग, उनका क्या हाल था, जो कर्मचारी थे? ज्यादातर रियासतों के जो प्रशासनिक कर्मी थे, वो आधुनिक लोकतांत्रिक सरकार की जरूरतें पूरी करने के लिए प्रशिक्षित नहीं थे। उन्हें उस तरह के काम का अनुभव ही नहीं था। फिर अलग अलग रियासतों से आए कर्मचारियों को एक साथ लाना, उफ, वो तो अलग ही सिरदर्द था। हाँ, समझ सकता हूँ। सबकी तनख्वाहें अलग, योग्यताएं अलग, सेवा की शर्तें अलग, इन सबको एक करना, एक कैडर बनाना, ये बहुत बड़ी चुनौती थी। इससे दोनों तरफ असंतोष फैल रहा था, पुरानी प्रांतीय सेवाओं में भी और रियासतों से आए कर्मचारियों में भी। और इतना ही नहीं, मेनन तो ये भी बताते हैं कि इन नए बने संघों में जो मंत्रालय बने, उनमें अक्सर अनुभवहीन नेता थे। हाँ। और वो कभी कभी पुराने सामंतों की तरह बर्ताव करते थे,
या सत्ता को नीचे तक बांटने में, मतलब विकेंद्रीकरण करने में असफल रहते थे। बिल्कुल, इससे भ्रष्टाचार और प्रशासनिक गड़बड़ी को भी बढ़ावा मिला। विंध्य प्रदेश में तो एक मंत्री के रिश्वत लेने का मामला भी सामने आया था। और पुरानी रियासतों की जो आपसी रंजिशें थीं, क्षेत्रीय वफादारियां थीं, वो भी एकीकरण में रुकावट डाल रही थी। तो ये जो मानव संसाधन की चुनौती थी, मतलब सही लोग, सही व्यवस्था, इससे कैसे निपटा गया? क्या यहीं पर आईएएस और आईपीएस जैसी अखिल भारतीय सेवाओं की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है? कैसे? देखिए, इनका उद्देश्य था मौजूदा अधिकारियों की योग्यता जांचना, उनकी वरिष्ठता तय करना, सबके लिए एक समान वेतनमान बनाना और भर्ती का आधार सिर्फ और सिर्फ योग्यता को बनाना। अच्छा, मेरिट पे फोकस। हाँ, इसके लिए विशेष भर्ती बोर्ड बनाए गए ताकि पूरे देश से प्रतिभाशाली लोगों को इन नई प्रशासनिक सेवाओं में लाया जा सके, सिर्फ स्थानीयता या वफादारी के आधार पर नहीं। साथ ही केंद्र सरकार ने अपने अनुभवी अधिकारियों को भी इन नए राज्यों और संघों में महत्वपूर्ण पदों पर भेजा, डेपुटेशन पर। हाँ, ताकि वे प्रशासन को जमाने में मदद कर सकें, नए मंत्रालयों को मार्गदर्शन दे सकें। कोशिश ये थी कि ये जो संकीर्ण वफादारियां हैं वो खत्म हो, प्रशासन का स्तर सुधरे और एक राष्ट्रीय दृष्टिकोण विकसित हो। चलिए अब प्रशासनिक ढांचे की उलझनों से निकलकर जरा पैसों की बात करते हैं। वित्तीय एकीकरण, ये भी अपने आप में एक पहाड़ जैसा काम रहा होगा। बिल्कुल। अब सोचिए, 15 अगस्त 1947 से पहले रियासतें आर्थिक रूप से पूरी तरह आजाद थीं। हाँ, सॉवरन थी एक तरह से। उनकी अपनी अर्थव्यवस्था थी, अपने टैक्स थे, कुछ की तो अपनी मुद्राएं भी थीं। अच्छा। नतीजा ये था कि देश के अंदर ही व्यापार पर तरह तरह के टैक्स और चुंगी लगते थे, जिसे इंटरनल कस्टम्स कहते हैं। इससे एक राज्य से दूसरे राज्य में माल ले जाना महंगा और मुश्किल था। ये देश की आर्थिक तरक्की में एक बहुत बड़ी रुकावट थी। 1930s में भी इस पर चिंता जताई गई थी। और इन रियासतों की अपनी माली हालत भी तो बहुत अलग अलग थी, जैसा आपने पहले बताया। हाँ, जमीन आसमान का फर्क था। 19 रियासतें थी जिनकी सालाना आमदनी 1 करोड़ रुपए से ज्यादा थी उस जमाने में। ये बहुत बड़ी रकम थी। हाँ, काफी ज्यादा। वहीं सैकड़ों छोटी रियासतें थीं जिनकी आमदनी किसी आम कारीगर की सालाना मजदूरी जितनी ही थी। बस। जाहिर है, ज्यादातर छोटी रियासतें और यहाँ तक कि कुछ बड़ी रियासतें भी इतना पैसा नहीं जुटा पाती थी कि वे एक आधुनिक प्रशासन चला सकें या सड़क, स्कूल, अस्पताल जैसी जरूरी सार्वजनिक सुविधाएं दे सकें। एक दिलचस्प बात यह भी है कि भारत सरकार ने विलय की बातचीत के वक्त जानबूझकर वित्तीय मामलों को ज्यादा नहीं छिड़ा था। ये क्यों? ये एक बहुत सोची समझी रणनीति थी। सरकार का पहला लक्ष्य था राजनीतिक एकीकरण, मतलब रियासतों को रक्षा, विदेश और संचार जैसे मामलों में भारत के साथ लाना। अच्छा, कोर इश्यूज पे फोकस। हाँ, वित्तीय मामलों की जो पेचीदगियां थी उन्हें जानबूझकर बाद के लिए छोड़ दिया गया ताकि विलय की प्रक्रिया तेजी से पूरी हो सके। अगर पैसों के बंटवारे पर शुरू में ही लंबी बहस छिड़ जाती तो शायद विलय इतना आसान ना होता। इस चुनौती से निपटने के लिए फिर संविधान सभा ने नलिन रंजन सरकार की अध्यक्षता में एक समिति बनाई थी 1947 में। हाँ, सरकार समिति। समिति ने कुछ शुरुआती सुझाव दिए, जैसे टैक्स एक समान करने में 15 साल लग सकते हैं, अंदरूनी चुंगी 10 साल में धीरे धीरे खत्म हो, समुद्री कस्टम्स के लिए मुआवजा मिले, आयकर सब पर लगे लेकिन उसका 75% तक राज्यों को वापस मिल जाए और बजट केंद्र के मार्गदर्शन में बने। लेकिन ये सुझाव तो शायद काम नहीं आए। हाँ, क्योंकि ये सुझाव इस धारणा पर आधारित थे कि राज्यों की अपनी स्वायत्ता बनी रहेगी। लेकिन जल्दी ये धारणा पीछे छूट गई क्योंकि राज्यों का तो पूर्ण एकीकरण हो गया, वो भारत का अभिन्न अंग बन गए। हाँ, जब रियासतें पूरी तरह भारत में मिल गईं, उनकी अपनी संप्रभुता खत्म हो गई, तो फिर एक नए मॉडल की जरूरत पड़ी होगी। अब क्या हुआ? अब स्थिति बदल गई। भारत सरकार ने विलय हुई रियासतों की सारी संपत्ति और सारी देनदारियां, मतलब एसेट्स और लायबिलिटीज, दोनों अपने ऊपर ले ली। अच्छा, सब कुछ केंद्र के पास। हाँ, जो मुख्य आयुक्त प्रांत बने वे तो सीधे केंद्र के नियंत्रण में आ गए और कुछ संघों जैसे सौराष्ट्र और त्रावणकोर कोचीन ने खुद ही आगे बढ़कर व्यापार में रुकावट डालने वाली अपनी सीमा शुल्क बाधाएं हटा दी। ठीक है। फिर आई असली खिलाड़ी, समिति वीटी कृष्णमाचारी की अध्यक्षता वाली भारतीय राज्य वित्त जांच समिति। हाँ, कृष्णमाचारी समिति। इसी समिति ने वित्तीय एकीकरण का वो विस्तृत खाका तैयार किया जो आखिरकार लागू हुआ। इसके पीछे मूल सिद्धांत क्या थे? देखिए, कुछ मूल सिद्धांत थे। पहला, बराबरी,
यानी केंद्र को दिए जाने वाले योगदान और केंद्र से मिलने वाले लाभों में सभी राज्य, चाहे वो पुराने प्रांत हो या नई रियासतें, बराबर हों। ठीक है, समानता। दूसरा, ये विलय एक तरह से संसाधनों को इकट्ठा करना है, एक पूल बनाना है, पूलिंग, न कि किसी का अधिग्रहण। अच्छा, मतलब मिलकर काम करना है। बिल्कुल। तीसरा, जो विषय केंद्र सरकार के पास थे, जैसे आयकर, सीमा शुल्क, डाकतार वगैरह, उनसे होने वाली आमदनी पर केंद्र का पूरा नियंत्रण होगा। ठीक। और चौथा, सबसे अहम, जिन राज्यों को इन विषयों के केंद्र को जाने से राजस्व का नुकसान होगा, उन्हें कुछ समय के लिए, मतलब 5 साल तक, संक्रमणकालीन मुआवजा मिलेगा। ये मुआवजा अगले 10 सालों में धीरे धीरे कम करके खत्म कर दिया जाएगा। सुनने में तो ये काफी तर्कसंगत और व्यवस्थित लगता है, पर इसे लागू कैसे किया गया? ये मुआवजा वगैरह कैसे तय हुआ और दिया गया? हाँ, तो अप्रैल 1950 से केंद्र ने रेलवे, आयकर, सीमा शुल्क, डाकतार जैसे अहम संघीय विषय अपने हाथ में ले लिए। ठीक है। आयकर की दरें सब जगह एक बराबर करने के लिए 5 साल का वक्त दिया गया, ताकि अचानक बोझ ना पड़े। और जिन राज्यों को इन विषयों के केंद्र को जाने से पैसे का नुकसान हुआ, उन्हें राजस्व अंतर अनुदान दिया गया। मतलब उनके राजस्व में जो कमी आई, उसे पूरा करने के लिए केंद्र ने खास मदद दी। अच्छा। जैसा मैंने कहा, ये मदद 5 साल तक पूरी मिली, फिर अगले 10 सालों में धीरे धीरे कम होनी थी, या फिर उन्हें टैक्स में ज्यादा हिस्सा दिया गया। किसी न किसी तरह से उचित मुआवजा सुनिश्चित किया गया। और वो जो शासकों को प्रिवी पर्स देने का वादा था, उसका क्या हुआ? हाँ, उसका बोझ भी केंद्र सरकार ने ही उठाया, क्योंकि ये विलय समझौतों का एक अहम हिस्सा था। इसके अलावा कुछ राज्यों को उनकी खास वित्तीय जरूरतों को देखते हुए अतिरिक्त सालाना मुआवजा भी दी गई। जैसे त्रावणकोर कोचीन को उस समय सालाना 280 लाख रुपए, मैसूर को 345 लाख, हैदराबाद को 116 लाख और सौराष्ट्र को 275 लाख रुपए की अतिरिक्त सहायता अनुदान मिला। काफी बड़ी रकम थी उस वक्त के हिसाब से। हाँ, बिल्कुल। ये इसलिए था ताकि वे अचानक आए वित्तीय बदलाव को सह सकें और अपना प्रशासन चला सकें। और जिन राज्यों ने टैक्स शेयरों से ज्यादा कमाया, जैसे हैदराबाद, उन्होंने वो अतिरिक्त पैसा रखा। फिर वित्त आयोग भी आया। हाँ, 1951 में पहले वित्त आयोग ने केसी नियोगी की अध्यक्षता में इस पूरी व्यवस्था की समीक्षा की। उन्होंने तय किया कि केंद्र की आमदनी, खास तौर पर आयकर और संघ उत्पाद शुल्क में, राज्यों और संघों का कितना हिस्सा होना चाहिए। अच्छा। आयोग ने भाग भी राज्यों के लिए संविधान के अनुच्छेद 275 के तहत अतिरिक्त अनुदान की भी सिफारिश की, जैसे त्रावणकोर कोचीन के लिए सालाना 45 लाख। आयोग ने ये भी पाया कि ज्यादातर राज्य संघों में आयकर और उत्पाद शुल्क का जो हिस्सा उन्हें मिल रहा था, वो उस राजस्व अंतर अनुदान से ज्यादा था जिसकी गारंटी उन्हें पहले के समझौतों में दी गई थी। मतलब उन्हें असल में ज्यादा फायदा हो रहा था। हाँ, तो आयोग ने इन सब विसंगतियों और असमानताओं को दूर करने के लिए खास सिफारिशें की, ताकि व्यवस्था और न्यायसंगत और टिकाऊ बन सके। अच्छा, तो ये सब तो हिसाब किताब और मुआवजे की बात हुई, लेकिन विकास का क्या इस एकीकरण से इन पिछड़े इलाकों को राष्ट्रीय विकास योजनाओं का भी कुछ फायदा मिला? हाँ, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू था जिसे नजरअंदाज नहीं कर सकते। जो नए राज्य संघ बने थे, जिन्हें भाग बी राज्य कहा गया, जैसे सौराष्ट्र, राजस्थान, मध्य भारत, पेप्सू, मैसूर, त्रावणकोर कोचीन, हैदराबाद, वे अब केंद्र सरकार से विकास के लिए वित्तीय और तकनीकी मदद पाने के हकदार हो गए। अच्छा, मतलब वो नेशनल मेनस्ट्रीम में आ गए। बिल्कुल, वे भारत की राष्ट्रीय पंचवर्षीय योजनाओं का हिस्सा बन गए। उनके विकास के लिए योजनाएं बनने लगी, पैसा मिलने लगा। ये उनके लिए एक बड़ा अवसर था आगे बढ़ने का। कुछ राज्यों जैसे सौराष्ट्र और राजस्थान को उनकी खास पिछड़ी हुई या मुश्किल भौगोलिक परिस्थितियों की वजह से अतिरिक्त सहायता भी मिली। इनके विलय समझौतों में इसका विशेष रूप से वादा भी किया गया था। ठीक है। एनवी गाडगिल समिति की जांच ने खास तौर पर इन जैसे 4 संघों, सौराष्ट्र, राजस्थान, मध्य भारत और पेप्सू को करीब 8 करोड़ रुपए की अतिरिक्त सहायता की सिफारिश भी की थी। ये दिलचस्प है। और एक बात और आपने बताई थी कि कुछ राज्यों को तो वित्तीय एकीकरण से तत्काल फायदा भी हुआ था। ये कैसे? हाँ, ये भी एक रोचक नतीजा था। पीप्सू, राजस्थान और मध्य भारत जैसे संघों के लिए वित्तीय एकीकरण असल में तुरंत फायदेमंद साबित हुआ। वो कैसे?
ऐसा इसलिए क्योंकि संघीय विषय जैसे आयकर, कस्टम्स केंद्र को सौंपने के बाद भी उन विषयों पर उनका जो अनुमानित खर्च होता था वो उनसे मिलने वाले अनुमानित राजस्व से ज्यादा था। मतलब वो ज्यादा खर्च कर रहे थे जितना कमा रहे थे? हाँ, उन खास मदों पर। तो जब केंद्र ने वो राजस्व ले लिया और खर्च भी अपने ऊपर ले लिया तो इन राज्यों को एक तरह से लाभ हुआ। बाद में ये सहमति बनी कि इन लाभों का उपयोग उनके शासकों को प्रिवी पर्स का भुगतान पूरा करने में किया जाएगा। वाह, ये तो वाकई दिलचस्प है। तो कृष्णमाचारी समिति ने इस पूरे वित्तीय एकीकरण के क्या मुख्य फायदे गिनाए थे? क्यों इसे इतना जरूरी माना गया? समिति ने साफ तौर पर कई बड़े फायदे बताए थे। पहला, इससे एक देश एक नागरिकता की भावना को ठोस आर्थिक आधार मिला। अब पूरे देश में एक ही आर्थिक व्यवस्था थी। राष्ट्रीय एकता। बिल्कुल। दूसरा, केंद्रीय ऑडिट और तकनीकी निगरानी से वित्तीय अनुशासन आया, पैसों का बेहतर प्रबंधन हुआ। तीसरा, राज्यों को विकास के लिए अनुदान और सहायता मिलने लगी, जो पहले संभव नहीं था। हाँ। चौथा, पूरे देश में एक जैसी टैक्स नीति होने से व्यापार और उद्योग को बहुत बढ़ावा मिला, आर्थिक सुसंगता आई। और पांचवां, सबसे अहम, इससे राष्ट्रीय एकता बहुत मजबूत हुई, क्योंकि देश न सिर्फ राजनीतिक रूप से बल्कि आर्थिक रूप से भी एक इकाई बन गया। हालांकि ये सारी प्रक्रिया प्रशासनिक और वित्तीय एक जबरदस्त उपलब्धि थी, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन बीपी मेनन खुद मानते थे कि प्रशासनिक एकीकरण पूरी तरह से सफल नहीं हो पाया था। कम से कम शुरुआती सालों में कुछ कमियां रह गई थी। हाँ, मेनन ने इस बात को स्वीकार किया है। उन्होंने लिखा कि राजस्व वसूलने का प्रशासन, जमीन का बंदोबस्त करने का काम और कानून व्यवस्था बनाए रखने जैसे कई जरूरी काम कई जगहों पर कमजोर रहे हैं। वो उतने प्रभावी नहीं हो पाए जितनी उम्मीद थी। और दूसरी समस्याएं भी थीं। हाँ, व्यापक भ्रष्टाचार, भाई भतीजावाद और मंत्रियों के बीच राजनीतिक मतभेदों ने भी समस्याओं को और बढ़ाया, जैसा हमने विंध्य प्रदेश का वो मामला देखा था। एक विरोधाभास भी था जिसका जिक्र मेनन करते हैं। जो नए राज्यों के मंत्री और नेता थे वो चाहते थे कि उनके राज्य जल्दी से जल्दी पुराने ब्रिटिश प्रांतों के बराबर आ जाएं, हर चीज में बराबरी। हाँ, महत्वाकांक्षा तो होगी ही। बिल्कुल। लेकिन इस जल्दबाजी में वे इस हकीकत को नजरअंदाज कर रहे थे कि उनके राज्य सालों से पिछड़े हुए थे, उनकी प्रशासनिक क्षमता कम थी, विरासत में अविकसितता मिली थी। नतीजा ये हुआ कि इन नए संघों में जो कम योग्य या कम अनुभवी कर्मचारी थे वो भी पुराने प्रांतों के अनुभवी कर्मचारियों जितने वेतन और सुविधाएं मांगने लगे, और साथ ही ये भी दबाव डालते थे कि काम के मायार या प्रदर्शन के मानकों को कम रखा जाए ताकि कम विकसित राज्यों से आने वालों को भी जगह मिल सके। ये एक बहुत मुश्किल स्थिति थी। हाँ, ये तो संतुलन बनाना बहुत कठिन रहा होगा। तो कुल मिलाकर इस पूरी कहानी की, इस एकीकरण की प्रक्रिया की विरासत क्या है? आज हम इससे क्या सीख सकते हैं? देखिए, मेरे हिसाब से 1950 तक जो ये ढांचा खड़ा किया गया उसी ने आगे चलकर भारत के राज्यों के पुनर्गठन और नए संविधान के तहत उनके विकास का रास्ता खोला। नींव रखी। हाँ, एक तरह से नींव रखी। इसने ये सुनिश्चित किया कि अंग्रेजों के जाने के बाद जो एक खालीपन आया वो प्रशासनिक अराजकता या बिखराव में ना बदले, देश जुड़ा रहा। और मुख्य बातें क्या रहीं? मुख्य बातें ये हैं। पहली, राज्य बनाना सिर्फ राजनीतिक नक्शा बदलना नहीं है, ये एक बहुत गहरा प्रशासनिक और वित्तीय काम भी है जिसमें जमीनी स्तर पर बहुत मेहनत लगती है। हाँ। दूसरी, जिला इस पूरी प्रक्रिया के दौरान प्रशासन की एक प्रमुख और बुनियादी इकाई के रूप में उभरा जो आज भी है। तीसरी, आईएएस और आईपीएस जैसी अखिल भारतीय सेवाओं ने बिखरे हुए राज्य कैडरों को एकीकृत करने और प्रशासनिक क्षमता बनाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। और चौथी और शायद सबसे विचारणीय बात, आज जो हम केंद्र राज्य के बीच तनाव देखते हैं या अलग अलग राज्यों के बीच विकास का जो भारी अंतर देखते हैं, उसकी कुछ जड़ें शायद एकीकरण के इसी दौर में किए गए समझौतों, उस समय की असमानताओं और अलग अलग रास्तों में खोजी जा सकती हैं। तो राजनीतिक विलय के उस विशाल नक्शे पर प्रशासनिक और वित्तीय रंग भरना, उसे एक जीवित काम करने वाले तंत्र में बदलना, एक बेहद जटिल, चुनौतियों से भरा लेकिन उतना ही महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक काम था। इसी ने उस आधुनिक भारत की नींव रखी जिस पर आज का ढांचा खड़ा है। बिल्कुल। और यहाँ शायद एक विचार के साथ छोड़ा जा सकता है जिस पर मनन किया जाए। जिस तेजी और जिन राजनीतिक प्रशासनिक मजबूरियों के तहत ये प्रशासनिक और वित्तीय एकीकरण किया गया,
उसमें कई तरह के विशेष समझौते करने पड़े, अलग अलग राज्यों के लिए कहीं कहीं अलग व्यवस्थाएं बनी। तो क्या उन ऐतिहासिक समझौतों और उस समय की जो जमीनी हकीकतें थीं, उनका असर आज भी, इतने दशकों बाद भी, भारत में क्षेत्रीय असमानताओं या केंद्र राज्य के वित्तीय और प्रशासनिक रिश्तों पर किसी न किसी रूप में दिखाई देता है? इस ऐतिहासिक प्रक्रिया के जो लंबे समय तक चलने वाले प्रभाव हैं, उन पर सोचना वाकई दिलचस्प है। निश्चित रूप से सोचने वाली बात है। इस गहरी और विस्तृत चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।